समय गुजर जाता है, बातें और यादें कहीं एक कोने में तैरती रहती हैं, चुपचाप, गुमसुम से। पर जब उन्हें कुरेदा जाता है तो वे वहीं से फिर से सिर उठाती हैं जहां से उनका पटाक्षेप करने की कोशिश की गई थी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे इस डिजिटल पन्ने से हम भारतीय राजनीति के किस्से के वो पहलू आपको बताएंगे, या यूं कहें कि उन बातों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें समय और गति ने कहीं पीछे छोड़ दिया था। कल देर शाम खबर आई कि राज्यसभा से पूर्व प्रधानमंत्री और देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल पूरा हो गया है। 33 साल तक उन्होंने राज्यसभा में अलग अलग पदों को संभालते हुए अपनी उपस्थिति मजबूत की। उन्हें राजनीति में कच्चे खिलाड़ी और मौन व्यक्ति जैसी संज्ञाओं से नवाजा गया, लेकिन चुप रहकर भी डॉक्टर साहब ने सभी विरोधियों को भरपूर जवाब दिए, चाहे वो विपक्ष के नेता हों या फिर खुद उनकी ही पार्टी कांग्रेस से उठते विरोधाभास के स्वर। मनमोहन सिंह के बारे में जब भी बात होती है तो यही कहा जाता है कि वे राजनीति में उतने परिपक्व नहीं थे जितना उन्हें होना चाहिए था। कुछ अंग्रेजी बांचने वाले लोग उन्हें मिसफिट इन पॉलिटिक्स कहते थे। कहा यह भी जाता है कि उन्हें बस चुटकी भर राजनीति आती थी, लेकिन वे एक अव्वल दर्जे के एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो फिर उनकी राजनीति में एंट्री कैसे हो? बात 1991 की है। नरसिम्हा राव राजनीति से संन्यास लेकर एक ट्रक किताबें और कुछ जरूरी सामान लेकर दिल्ली से विदा ले रहे थे। राव ने मन बना लिया था कि वे अब हैदराबाद में रहकर ही सामाजिक कार्यों को करेंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राव के ज्योतिषी ने भी कहा था, कम सामान लेकर जाओ, अभी वापस आना है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जून 1991 में पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला लिया गया। राव पूर्व में शिक्षा, स्वास्थ्य और विदेश मंत्रालय जैसे महकमे संभाल चुके थे, तो इन महकमों का अनुभव प्रचुर मात्रा में था, लेकिन देश की वित्तीय हालत खस्ता हो चुकी थी। पीएम बनने से 2 दिन पहले कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा ने भी उन्हें 8 पन्नों का एक नोट देकर देश के आर्थिक हाल से रूबरू कराया, लेकिन राव को इसका कोई अनुभव नहीं था। मसलन एक ऐसे किरदार की जरूरत थी जो इस मामले में बेजोड़ हो और अपने काम से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समेत घरेलू विरोधियों को खामोश करा सके। राव ने अपने सलाहकार पीसी अलेक्जेंडर से पूछा कि ऐसा कोई आदमी हो जो देश को इस आर्थिक दलदल से न सिर्फ बाहर निकाले बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी स्वीकार्यता हो। अलेक्जेंडर ने लगे हाथ रिजर्व बैंक के गवर्नर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक रहे आईजी पटेल का नाम सुझाया, लेकिन उनकी मां बीमार थी, इसलिए उन्होंने वडोदरा रहने का ही फैसला लिया और बात आई गई सी हो गई। अब जिस परिस्थिति में देश का खजाना पहुंच चुका था तो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था, क्योंकि काम भी बहुत बड़ा था और नाम खराब होने की पूरी संभावना भी थी। लिहाजा राव के शपथ लेने के एक दिन पहले तक कोई तैयार नहीं हुआ। तभी एक नाम पर राव और अलेक्जेंडर की सहमति बनी, लेकिन उस शख्स से भी पूछा नहीं गया था, तो पता नहीं था कि वो हाँ करेगा या ना। पीसी अलेक्जेंडर ने शपथ से ठीक एक दिन पहले उस वक्त के यूजीसी के चेयरमैन मनमोहन सिंह को फोन मिलाया। मनमोहन सिंह कुछ ही घंटे पहले विदेश से लौटे थे तो गहरी नींद में थे। उन्हें उठाकर बताया गया कि पीसी अलेक्जेंडर उनसे तत्काल बात करना चाहते हैं और वे फोन पर हैं। अलेक्जेंडर से फोन पर बात हुई तो उन्हें प्रस्ताव के बारे में बताया गया। कच्ची नींद में उठे मनमोहन सिंह समझ नहीं पा रहे थे कि यह सच में हो रहा है। अगले दिन राव के दफ्तर से मनमोहन सिंह को दोबारा फोन मिलाया गया। फोन पर खुद राव ही थे। राव ने सीधा सीधा कहा कि मैं आपको अपना वित्त मंत्री बनाना चाहता हूँ। 3 घंटे बाद जब शपथ समारोह हुआ तो मनमोहन सिंह ने भी इसमें शपथ ली और देश के वित्त मंत्री बने। देह शिवा बरमोहे शुभ कर्मंते कबहू न डरो, न डरो अरिसों जब जाए लरो, निश्चय करियो अपनी जीत करो। मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर ने बताया था कि जब मनमोहन सिंह अपने दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे होते थे, तब वे सिखों के अपने 10वें गुरु के ये शब्द गुनगुनाते रहते थे।
मोंटेक सिंह अहलूवालिया अपनी किताब बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज ग्रोथ ईयर्स में लिखते हैं कि मनमोहन सिंह अपनी ताकत का सोर्स गुरबानी को ही मानते थे। हालांकि उनके लिए धर्म एक निजी विषय था जिसका असर फैसलों पर कभी नहीं हुआ। जुलाई 1991 को अपने पहले बजट से पहले जब मनमोहन सिंह ने बजट नरसिम्हा राव के समक्ष रखा तो उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। राव ने कहा कि मुझे यही चाहिए था तो मैंने आपको क्यों चुना। कम बोलने वाले डॉक्टर साहब ने एक लाइन में विक्टर ह्यूगो के शब्द दोहराते हुए कहा, दुनिया की कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका वक्त आ चुका है। सदन में आसमानी पगड़ी बांधे मनमोहन सिंह ने जब बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तो सारी निगाहें उन्हें देख रही थी। बजट भाषण के बाद कांग्रेस नेताओं ने मीटिंग बुलाई, मनमोहन सिंह की बजट को लेकर जमकर आलोचना की। खुद पीएम राव ने भी इस मीटिंग से दूरी बनाए रखी, लेकिन डॉक्टर साहब के फैसलों ने सुधारवादी नतीजे देना शुरू कर दिया तो सब बदल गया। बाद में पीएम राव भी बोले कि ये बदलाव समय की मांग है और इससे बचा नहीं जा सकता। राव को शायद बाद में समझ आ गया था कि बजट का मसौदा उतने अच्छे ढंग से नहीं लिखा गया जितना अच्छा बजट था, क्योंकि उदारीकरण को समझना और समझाना आज भी कई जगहों पर मुश्किल है, फिर वो चाहे घरेलू नीतियां हों या अंतर्राष्ट्रीय पैमाने। ये मनमोहन सिंह की ही देन है कि देसी विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खुले, एक फ्री इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भारत में आया, नए निवेश हुए, देशी कंपनियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ और बेपटरी हो चुकी अर्थव्यवस्था फिर से दौड़ पड़ी। दुनिया में जब भी सबसे चिपचिपी चीजों का जिक्र आएगा, राजनीतिक कुर्सियां इसमें अव्वल स्थान पर ही होंगी। आप इस वाक्य को अव्यावहारिक कह सकते हैं, पर इससे इनकार करना थोड़ा मुश्किल होगा। बात 1985 के आसपास की है। देश में राजीव गांधी की सरकार थी और मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पंचवर्षीय योजना को लेकर प्रेजेंटेशन दे रहे थे। राजीव गांधी को प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आया क्योंकि वे बड़े मॉल, अस्पताल और हाईवे चाहते थे, जबकि डॉक्टर साहब ग्रास रूट लेवल से काम शुरू करने के पक्ष में थे और उसी हिसाब से प्रेजेंटेशन तैयार की थी। प्रेजेंटेशन के बाद राजीव गांधी भड़क गए। उन्होंने सबके सामने मनमोहन सिंह को डांट लगाई। अगले दिन पत्रकारों ने योजना आयोग को लेकर सवाल किया तो राजीव गांधी ने कहा कि वह जोकरों का एक ग्रुप है, लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता। 2 दशक बाद जब कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन वाली यूपीए जीत कर आई तो सोनिया गांधी के विदेशी मूल से होने का मुद्दा गर्मा गया। खबर आई कि सोनिया गांधी को तलाश है एक भरोसेमंद पीएम की। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता 10 जनपद की गणेश परिक्रमा कर अपने आप को सबसे बड़ा वफादार साबित करने में जुट गए। मनमोहन शांत थे। इतना मंथन चला कि 13 मई 2004 को नतीजे आने के बाद भी 17 मई तक देश नए प्रधानमंत्री की राह ताक रहा था। उधर विपक्ष विदेशी महिला पीएम की बात को हवा दे रहा था। राहुल सोनिया गांधी को पीएम न बनने देने की जिद पकड़े हुए थे। 18 मई 2004 की सुबह सोनिया राजीव गांधी की समाधि पर पहुंची और फैसला कर फिर शाम 7 बजे सांसदों की बैठक हुई और सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के नाम की घोषणा सांसदों में कर दी। सांसदों में हलचल मच गई। सोनिया को पीएम के लिए मनाने की कोशिशें हुई, लेकिन तीर तब तक कमान से निकल चुका था। सोनिया ने भी कमाल का तुरुप का इक्का चला था, क्योंकि आगे वक्त ने बताया कि मनमोहन सिंह के कई फैसले किसने लिए। ये बात मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यालय के दौरान सलाहकार रहे संजय बारू ने अपनी किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में भी लिखी है। पीएम बनने के बाद मनमोहन सिंह ने वरिष्ठ पत्रकार संजय बारू को अपना मीडिया एडवाइजर बनाया और बारू बने मनमोहन सिंह की आवाज। बारू पीएम को हाजिर जवाब देने के लिए तैयार करते रहे, लेकिन मनमोहन सिंह के हर कामकाज में 10 जनपद का दखल होता था। लिहाजा पीएमओ और 10 जनपद में खूब रस्साकसी होती। यहाँ तक कि वित्त के मामले में लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रखने वाले केंद्रीय वित्त मंत्रालय में सलाहकार से लेकर वित्त मंत्री तक की भूमिका निभाने वाले मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय खुद रखना चाहते थे, लेकिन ऊपर से आपत्ति आई तो उन्होंने मोंटेक सिंह अहलूवालिया का नाम सुझाया। उनके सुझाव को भी दरकिनार कर
वित्त मंत्रालय की कुर्सी पी चिदम्बरम के खाते में चढ़ा दी गई। आगे चलकर न्यूक्लियर डील पर भी उनके साथ कांग्रेस का व्यवहार अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अटल जी के सानिध्य में बीजेपी उनका विरोध नहीं कर रही थी, जबकि उनकी अपनी पार्टी के आला कमान उनके फैसले के खिलाफ थी। हर काम में उनके लिए रास्ता खोजने वाले संजय बारू को भी 2008 में पीएमओ से जाना पड़ा। डॉक्टर साहब अब अकेले पड़ गए थे। दूसरे कार्यकाल में घोटालों में घिरी यूपीए सरकार को लेकर बातें होने लगी कि पीएमओ की चलेगी या मैडम की चलेगी। अखबारों में कार्टून छपने लगे। फिर राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का अध्यादेश फाड़कर फेंक दिया, जो कि उनके लिए अपमानजनक रहा। घोटालों के आरोप, बेतुकी बयानबाजी, नरेगा मामला और मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद देश की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर यूपीए सरकार की खूब किरकिरी हो गई। नतीजतन 2014 में 10 साल का सफर करने के बाद यूपीए को जनता ने बेदखल कर दिया सत्ता से। मौजूदा वक्त में मनमोहन सिंह समूचे विपक्ष के उन चंद नेताओं में से एक हैं जिन्हें अजात शत्रु कहा जा सकता है। शायद ही कोई नेता होगा जिसने उन पर निजी तौर पर कोई बयान दिया हो। उनकी छवि ज्यादातर मामलों में अच्छी ही कही जा सकती है। यदि खराब भी हुई है तो उसमें पार्टी का योगदान नाकारा नहीं जा सकता। यही कारण था कि राज्यसभा में उनकी विदाई को लेकर हर कोई भावुक था। सब चाहते थे कि मनमोहन सिंह राज्यसभा में बने रहें, लेकिन उनकी लंबी उम्र और गिरता स्वास्थ्य उन्हें इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। लिहाजा उन्होंने 33 साल बाद अपनी पारी को विराम दे दिया।